यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, मैं पंकज ओझा आ गया हूँ आप सबके सामने लेकर ट्राउन सीरीज़ 36। इसके पहले ट्राउन सीरीज़ 35 लेके मैं आया था। ट्राउन सीरीज़ 36 में हम फिर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन प्रश्नों को मुझे पूरी उम्मीद है आप एक बार तो कम से कम देख ही लेंगे। और इस सेशन को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लोगों को बताइए। थैंक यू वेरी मच। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट इन इंग्लिश हिस्ट्री वॉज। ऑफिशियल पूछा है, ये ध्यान में रखिएगा। पहला ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट इन इंग्लिश हिस्ट्री वॉज कौन था? क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, चारों ऑप्शन पढ़िए। बेन जॉनसन थे, विलियम डेवनेंट थे, जॉन ड्राइडन थे, टॉमस शैडवेल थे। कौन थे बताइए? क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जॉन ड्राइडन अनडाउटेडली हो जाएंगे। द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट इज जॉन ड्राइडन। Let's come to the question number 2. William Wordsworth has been attacked by Robert Browning in the poem. किस पोम में ब्राउनिंग ने वॉर्ड्सवर्थ को अटैक किया है? राबी बेन इज़रा, सॉर्डेलो, द लॉस्ट लीडर, ग्रामेरियंस फ्यूनरल। किस में? तो दोस्तों अनडाउटेडली आप जानते ही हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। द लॉस्ट लीडर में आलोचना की है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3, वाउच का एंटोनिम क्या होगा? आपको बताना है। वाउच, VOUCH, वाउच। वाउच का एंटोनिम बताना क्या होगा? कंसेंट, गैलेंट, प्रोहिबिट, पॉज। क्या होगा वाउच का एंटोनिम? आपको यहाँ रिस्पॉन्ड करना है। दोस्तों, वाउच का मतलब होता है किसी चीज़ पर असर्ट करना, किसी चीज़ पर जोर देना या कंफर्म करना। अपने अनुभव के बल पे किसी चीज़ को असर्ट करना, कंफर्म करना। ओके, तो कंफर्मेशन से मतलब है यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा। वाउच मतलब किसी चीज़ को आप कंफर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, यहाँ पर एक तरफ तो वाउच का मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्मेशन से मतलब है, कंफर्म करने से मतलब है, और दूसरी तरफ यहाँ क्या है? प्रोहिबिट, रोकने से मतलब है। प्रोहिबिट का मतलब किसी चीज़, तो यहाँ पर सी एंटोनिम हो जाएगा प्रोहिबिट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। क्लेयरवॉयंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो सही स्पेलिंग जो होगी वो बी होगी। एक मिनट, यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगी क्लेयरवॉयंस की स्पेलिंग। और क्लेयरवॉयंस होता क्या है? जो क्लेयरवॉयंस होता है वो एक तरह की आप टेलीपैथी कह सकते हैं। ओके, ये एक तरह की टेलीपैथी की कैटेगरी में आएगा। जो पावर होती है भविष्य को देखने की, ओके, द पावर टू सी द फ्यूचर आर टू सी थिंग्स दैट अदर पीपल कैन नॉट सी। या तो दूसरे लोग जो नहीं देख सकते आप वो देख रहे हैं, या फ्यूचर की चीज़ों को देखने की क्षमता आपके अंदर है। ये क्लेयरवॉयंस का मतलब होता है, ध्यान में रखिएगा। और क्लेयरवॉयंस की सही स्पेलिंग बी होगी, CLAIRVOYANCE। क्वेश्चन नंबर 5, द वॉर ऑफ रोजेज वॉज फॉट बिटवीन। किसके किसके बीच युद्ध लड़ा गया? वॉर ऑफ रोजेज। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए, चारों विकल्पों को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल सही है। द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लैंकास्टर के बीच वॉर ऑफ रोजेज हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। द नियो क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर फॉलोज द मॉडल्स ऑफ। जो नियो क्लासिकल एज है इंग्लिश लिटरेचर में, वो किस मॉडल को, किस प्रतिमान का अनुसरण करती है? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में चारों विकल्पों को पढ़ने के बाद ए जवाब बिल्कुल सही लग रहा है। अगर जिनके मन में ए का क्या, ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। जो नियो क्लासिकल एज है उसने ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को फॉलो किया। What is the device called by which non-human and non-living nature is credited with human emotions? अब देखिए यहाँ पे आरोपण किया जा रहा है किन चीज़ों में? नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन ह्यूमन चीज़ों में, जो
मानवीय भावनाएं हैं उनका आरोपण किया जा रहा है, यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? पैथेटिक फैलेसी होगी, पैरोडी होगी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होगा, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होगा। अनडाउटेडली अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का पैथेटिक फैलेसी इज द राइट आंसर। Question number 8. The play is set in Athens and consists of several subplots that revolve around the marriage of Theseus and Hippolyta. Theseus and Hippolyta से I hope it is very clear to you, आपको याद आ गया होगा अगर आपने इसको पहले से पढ़ा है इस प्ले को। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात कर रहे हैं मिडसमर नाइट ड्रीम की, ध्यान में रखिएगा। फैल्कन का मैस्कुलाइन क्या होगा आपको बताना है। फाल्कन आपको पता होगा, इसका मैस्कुलाइन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ओके, तो ये टीयर सेल हो जाएगा। फैल्कन का मैस्कुलाइन मतलब मेल वाले को क्या बोलेंगे? टीयर सेल बोलेंगे। अगर स्पेसिफिकली बोलना हो मेल को टीयर सेल बोलेंगे। फैल्कन तो कॉमन नेम हो गया मेल फीमेल दोनों के लिए। Question number 10. The pun is a play on words that are similar in sound but diverse in meaning but diverse in sound, both in sound and meaning but with the different sound, none. क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही है। पन क्या है? ये सिमिलर होता है साउंड में बट डाइवर्स इन मीनिंग। ओके, ध्यान में रखिएगा। चेंज द वॉइस। हु गेव यू द मनी, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, चारों विकल्पों को। क्वेश्चन नंबर 11 के चारों विकल्पों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। बाय हुम वर यू गिवन द मनी। क्वेश्चन नंबर 12. मदर टंग इज एज नेचुरल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैंस माइंड एज मदर्स मिल्क इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट्स बॉडी, नो एरर। बताएं। You have to detect error in this sentence. Mother tongue is as natural for the development of man's mind as mother's milk is for the development of the infant's body. No error. Question number 12 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में बिल्कुल मैं यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ हूँ। नो एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। द एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स लाइक न्यू अगेन, जो कार्य है, जो मतलब चीज़ों को नया बनाने की फिर से, उसे क्या बोलेंगे? इनोवेट, रेनोवेट, मोटिवेट, एक्टिवेट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ रेनोवेट सही आंसर हो जाएगा। एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स लाइक न्यू अगेन, रेनोवेट करना। रेनोवेशन जैसे घर का होता है, आपने पुताई करवा दी, बिल्कुल नया जैसा लगने लगा। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट इन, सेटिंग कहाँ है ओथेलो की, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ बी जवाब सही होगा। वेनिस में सेटिंग है, बिल्कुल नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है। शेक्सपियर के एक एक प्ले की सेटिंग मालूम होनी चाहिए, सोर्स मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन आर्केडिया सोर्स है किंग लियर का, बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, तुरंत आपको पता होने चाहिए। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड्सवर्थ प्रिलूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय, दो विनेंडर का लड़का है वो किस चीज़ से अफेक्टेड है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो वो म्यूटनेस से अफेक्टेड है। इसमें सी ऑप्शन, सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ही वॉज एनवियस डैश माई सक्सेस, एक होता नहीं कि ईर्ष्यालु, उसे मेरी सफलता से ईर्ष्या है। ही वॉज एनवियस या ईर्ष्या थी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ सी हो जाएगा एनवियस ऑफ। ओके, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू वन ऑफ द 5 सेंसेस, ऐसा वर्णन जो कि हमारी इंद्रियों को, जो 5 पंचेंद्रियां हैं उनमें से किसी एक या 2 या सभी को अपील करे, उन पे प्रभाव डाले। उसे इमेजरी बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे, मेटाफर बोलेंगे, नरेटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, इमेजरी बोलेंगे। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, जीलट। जीलट का सिनोनिम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में
जो जीलट का सिनोनिम है वो हो जाएगा शोविनिस्ट। ओके, जो जीलट है वही शोविनिस्ट है, थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कट्टर टाइप का होता है। अ पर्सन हु इज़ वेरी इंथुजियास्टिक एंड हैज स्ट्रॉन्ग बिलीफ स्पेशली अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। विशेषकर धर्म एवं राजनीति के विषय में अति उत्साही व्यक्ति, कट्टरपंथी। ओके, ध्यान में रखिए, हिमायती, समर्थक। जीलट का मतलब एक तरह के धर्म या राजनीति के विषय में ये बहुत कट्टर है, अति उत्साही है, उसे जीलट बोलेंगे। और शोविनिस्ट भी यही होता है, और जो बिगट होता है वो भी वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Milton's devil as a moral being is far superior to his God who made this the above statement. मिल्टन का जो डेविल है, मॉरल अगर नैतिक रूप से बात करें तो वो उनके गॉड से सुपीरियर है। क्वेश्चन नंबर 19 के देखते हैं अगर, तो यहाँ पर ये किसने बोला है, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, अर्नॉल्ड ने बोला। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है ये पीबी शैले ने बोला है अनडाउटेडली। मिल्टन्स डेविल एज ए मॉरल बीइंग इज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। ग्रुप ऑफ कैटरपिलर्स, जो कैटरपिलर्स का ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? अ ड्रोव, अ कॉलोनी, अ स्वॉर्म, एन आर्मी। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देना है आपको। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। जो कैटरपिलर्स है उनके ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कीप ऑफ का मतलब क्या होगा? कीप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू यू मीन बाय कीप ऑफ? कीप एट अ डिस्टेंस, पोस्टपोन, टू लोअर डाउन, हेट। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। कीप एट अ डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा, कीप एट अ डिस्टेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। कीप ऑफ का मतलब कीप एट अ डिस्टेंस। कहने का मतलब होता है किसी चीज को मतलब टच करने से परहेज करना या एनक्रोच करने से परहेज करना, ये होता है कीप एट अ डिस्टेंस। ओके, ध्यान में रखिएगा ये। कोई चीज को ना छूना, जैसे किसी चीज को छूने से रोकना, ये कीप ऑफ का मतलब होता है। ध्यान में रखिएगा, कीप एट अ डिस्टेंस। Lycidas, El Allegro, Il Penseroso belong to वैकेशन पीरियड, न्यू क्लासिकल पीरियड, हॉर्टन पीरियड, अगस्टन पीरियड। किससे बिलोंग करती है? क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब देना है। तो यहाँ सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। हॉर्टन पीरियड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स, एक्ट 5 सीन 5। कहाँ से लिया गया है एक्ट 5 सीन 4 से? सॉरी, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी 5, हेनरी 4, रिचर्ड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए। यहाँ रिचर्ड थर्ड की लाइनें हैं, बहुत ही प्रोवर्बियल इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान में रखिएगा। टीनू, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, आस्क्ड द प्रिंसिपल। इसको आपको बदलना है इनडायरेक्ट नरेशन में। ये डायरेक्ट नरेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 24 के चारों विकल्पों को पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर ही हैड बीन ऑल दोज डेज। दीज डेज चेंज हो गया दोज डेज में, ध्यान में रखिएगा। Nature herself was proud of his designs and joyous to wear the dressing of his loins. Who made the above statement about Shakespeare? किसने ये स्टेटमेंट दिया? क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो आप विकल्पों को पढ़िए ध्यान से। अगर आप ध्यानपूर्वक सारे विकल्पों को देखेंगे तो यहाँ पर आपके मन में ख्याल आएगा कि सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, बेन जॉनसन। Who is the writer of the book John Galsworthy as a dramatic artist? किसने लिखी ये बुक जॉन गॉल्सवर्दी एज ए ड्रामेटिक आर्टिस्ट? क्वेश्चन नंबर 26, रिचर्ड ह्यूज, विंस्टन क्लार्क और रॉबर्ट हिकोर्ट्स, जेम्स जॉयस। किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब दीजिए। तो यहाँ सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। रॉबर्ट हिकोर्ट्स ने लिखी, ये इंपॉर्टेंट बुक है गैल्सवर्दी से रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं दोस्तों। द सॉन्ग टेक और टेक दोज लिप्स अवे अकर इन विच प्ले, किस प्ले में अकर होता है ये सॉन्ग, आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, इसलिए आसान क्वेश्चंस को नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो मेजर फॉर मेजर में ये लाइनें मेजर फॉर मेजर से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में सी आंसर सही होगा, मेजर फॉर मेजर। एट द स्टार्ट ऑफ एक्ट 4 सीन 1 ऑफ मेजर फॉर मेजर कम्स दिस सॉन्ग संग बाई फ्रस्ट्रेटेड मैरियाना, किसके द्वारा गाया जाता है? फ्रस्ट्रेटेड मैरियाना, हु वॉज betrothed टू एंजेलो ages ago, only he refused to marry her without dowry। दहेज नहीं दे पाई थी, इस वजह से एंजेलो ने शादी करने से मना कर दिया था। In which play is there a conflict between Hillcrist and Hornblower? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, अनडाउटेडली यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं दोस्तों। द थिएटर्स वर क्लोज डाउन ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ regime इन इंग्लैंड, इन विच ईयर वर दे रीओपन, बंद हो गए थे, कब फिर से खोले गए? क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब है थिएटर्स। 29 में अगर हम बात करें तो ये 1660 विल बी द राइट आंसर। 1660 में फिर से ओपन हुए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। वर्ड्सवर्थ हैड हिज पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, हु सेड दिस फॉर वर्ड्सवर्थ, किसने कहा कि वर्ड्सवर्थ हैड हिज पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, ये किसने बोला? क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब देना है आपको। तो ये बोला है डी क्विंसे ने, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आज के ये 30 प्रश्न थे जो कि ट्राउंस ड्रिल 36 में आपके सामने में लेके आया। सेशन को लाइक करना नहीं भूलिए, प्लीज़ 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 अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इसको, फॉर माई सेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड नाइट।